आपकी लाइफ में सबसे चैलेंजिंग टाइम कौन-सा था? बेसिकली उस राम सेतु पे 7 टापू हैं अलग-अलग और वो ऐसी स्थिति है कि आप उसमें से कुछ जगह तो पैदल चल के समुद्र के बीच में जा सकते हैं अच्छा। और 2 तो हमने क्रॉस कर लिए थे, तीसरा क्रॉस किया उसके बाद बोट में बैठे, बोट मुश्किल से 500 मीटर अंदर गई होगी और बंद हो गई। इंजन को थोड़ा-सा टेढ़ा किया कि उसका पानी जो है उसका जो डीजल है वो पाइप तरी इंजन तक चला जाए और उसने जैसे ही किया उसको उसका आइडिया नहीं था, वो पूरा डीजल बोट में आ गया। जैसे ही उसने उसको खींचा तो स्पार्क हुआ और आग लग गई बोट। और मुझे लगता है 2-3 मिनट का वो टाइम था जिसमें मुझे लगा कि अब तो सब खत्म है। जैसे आप उस जगह से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ है, लेकिन जैसे आप यहाँ आए होंगे तो एक वो चेंज आपने देखा होगा, वो क्या चेंज थी? हम लोगों का प्रोफेशन है बोलते रहना, तो पिछले 26-27 साल से मैं लगातार बोल रहा हूँ और यहाँ आकर के मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ भी ना बोलूँ। इतनी शांति, इतना सुखद अनुभव है, उसकी फीलिंग आप उस भाग दौड़ वाले शहर में, उस भाग दौड़ वाले प्रोफेशन में सोच भी नहीं सकते। हेलो इंडिया, नमस्कार। माइंडफुल मोमेंट्स में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। मैं बात कर रही हूँ मीडिया जगत के जाने माने चेहरे के बारे में। आप सभी ने इनको चैनल में एंकरिंग करते हुए देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा की। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जब मेरी आपसे बात हुई है तो मैंने आपसे पूछा था ऑफ कैमरा, जब मेरी बात हुई आपसे तो आपने कहा कि आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। तो नेचुरल सी बात है, मेरा पहला सवाल आपसे यही ही है कि ब्रह्मा कुमारीज में आए, जब आप आए, वो पहला अनुभव आपका क्या रहा और यहाँ के माहौल में आपको क्या लगा वो परिवर्तन, क्योंकि आप उस दुनिया से है, उस जगह से है जहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ है, लेकिन जैसे आप यहाँ आए होंगे तो एक वो चेंज आपने देखा होगा, वो क्या चेंज थी? अ, अब से कुछ देर पहले मुझे मंच पर बोलने का मौका भी मिला था, तो मैंने यही बोला कि हम लोगों का प्रोफेशन है बोलते रहना, तो पिछले 26-27 साल से मैं लगातार बोल रहा हूँ और यहाँ आकर के मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ भी ना बोलूँ। इतनी शांति, इतना सुखद अनुभव है, उसकी फीलिंग आप उस भाग-दौड़ वाले शहर में, उस भाग-दौड़ वाले प्रोफ़ेशन में सोच भी नहीं सकते। जहाँ 24 घंटे आपको लगातार अ, ब्रेकिंग देनी है, न्यूज़ देनी है, शोर-शराबा, कुछ ऐसी खबरें जो लोगों को डिस्टर्ब करें, कुछ ऐसी खबरें जिसमें आप डिस्टर्ब हों। उस सब के बीच में आप एक ऐसी जगह पर आएँ जहाँ अ, आपका मन हमेशा करे कि बस चुपचाप आप बैठे रहिए। और कुछ देर पहले मैंने जब ध्यान लगाया जा रहा था उसका भी अनुभव किया। वो 5 या 7 मिनट मेरे लिए, मतलब मुझे लगता है कि इतनी उम्र हो गई, कभी मुझे ऐसे फीलिंग, ऐसे क्षण महसूस नहीं हुए जो मैंने उस वक़्त महसूस किए। बहुत अच्छा अनुभव मेरा यहाँ का रहा और मुझे इस बात का अफ़सोस भी रहा कि मैं बहुत कम वक़्त के लिए आया हूँ। कोशिश करूँगा कि कभी थोड़ा वक़्त ज़्यादा मिले तो इन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर पाऊँ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जिस जगह पर रह कर के काम कर रहे हैं और जिस भाग-दौड़ में अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम काट रहे हैं क्योंकि भाग-दौड़ में लगे रहते हैं। उस वक़्त में ऐसी जगह हमें ये एहसास कराती हैं कि हमें ज़िंदगी को काटना नहीं है, जीना है और सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है। तो कुछ एहसास अपने साथ लेके जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि उन एहसासों के साथ फिर जल्दी वापस लौटूँ। जी। अभी जैसे बात हो रही है कि आप सुकून के पल आपने यहाँ बिताए हैं और आपने जैसे कहा कि जहाँ आप बेबाक होकर के बोलते हैं, हर बार बोलते हैं और बिंदास होके बोलते हैं, सच्चाई के साथ बोलते हैं। वहीं जब आप यहाँ आते हैं तो कुछ बोलने का मन नहीं करता है। ये अनुभव अपने आप में बहुत प्यारा है। अब मैं आपके थोड़ी-सी जो आपका प्रोफ़ेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहती हूँ। पत्रकारिता, आपकी नज़र में पत्रकारिता क्या है? और आज जो लोगों को परोसा जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरी नज़र में पत्रकारिता के मायने बहुत सारे हैं। पत्रकारिता बहुत सारी विविधताओं को जोड़ करके एकत्रित होती है, बनती है। अ, पत्रकारिता का जो मूल है वो खबर से बनता है
और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें विविधताएँ इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई खबर मेरे लिए खबर हो, आपके लिए ना हो, कोई आपके लिए हो, मेरे लिए ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से खबरों के तौर पर विकसित होती हैं, सामने आती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि खबर वही है जो लोगों के लिए हितकारी हो, जो लोगों के अंदर पॉजिटिव सेंस डेवलप कर पाए, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ पाए, समाज को सही दिशा में ले जा सके। लेकिन दिक्कत ये है कि जो आप बात कह रही थी, दूसरा उसका पक्ष ये भी है कि आज के वक्त में क्या लंबा दौर हो चुका है मुझे देखते हुए कि नेगेटिव खबरों का दौर बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम इसकी ये भी है कि लोग देखना यही चाहते हैं, तो करें क्या? अ, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी हो, हर जगह एक पैमाना होता है, ये बताने का कि आपके अखबार को कितना पढ़ रहे हैं या फिर आपके टीवी को कितना देख रहे हैं। तो जब-जब ऐसे पॉज़िटिव खबरें दिखाई जाती हैं, लोग देखते ही नहीं हैं और जैसे ही कोई नेगेटिव खबर आती है, लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी की जो ये संस्थाएँ हैं ना, उसको और ज़्यादा जगह-जगह खोलने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को ये बात समझ में आनी शुरू हो कि जो जीवन का सार है, वो नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं है, उन खबरों में नहीं है। जीवन का सार उसमें है, जहाँ आपको ये एहसास होना शुरू हो कि जीवन हमारा इस तरीके से व्यतीत हो या फिर हमारे जीवन में इस तरीके की खबरें वैल्यू रखें, मायने रखें। तो खैर ये अभी बातों में तो सही है, लेकिन हकीकत में तो यही है कि मैं फिर वापस जाऊँगा और फिर उन्हीं खबरों के बीच रहूँगा। जी। जैसे हम लोग सुबह उठते ही कई लोगों की ऐसी आदत होती है, सुबह उठते ही अखबार पढ़ना, न्यूज़ देखना और उसका इम्पैक्ट हमारे कहीं न कहीं पूरे दिन पे भी पड़ता है, माइंड पे पड़ता है, फिर पूरे दिन पे भी पड़ता है क्योंकि सुबह-सुबह हमने वो चीज़ अपने अंदर ले ली है। इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या एज़ जर्नलिस्ट आप इसको क्या सही मानते हैं? ये बहुत प्रभाव पड़ता है खबर को जो खबर हमें बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो खबर एक तरीके से हमारी विचार की जो विचारधारा होती है, उसको तय करती है। हमारी सोचने की क्षमताओं को उसी दिशा में ले जाती है, एक दशा देती है, दिशा देती है। तो सुबह जो आप अखबार में पढ़ रहे हैं, वो एक तरीके का नैरेटिव सेट करता है या टीवी पे जो आप देख रहे हैं, वो एक नैरेटिव सेट करता है। आपके दिमाग में ये तय करता है कि अच्छा, अगर राजनीति के बारे में हम आपको खबर यही बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ करप्शन है, यहाँ सारे के सारे जो लीडर्स हैं वो अ, हर तरीके की माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो आपके दिमाग में आप सिर्फ़ इसी दिशा में सोचना शुरू कर देंगे और आपको हर पॉलिटिशियन में करप्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा। और वहीं हम आपको ये बताएँगे कि अगर किसी नेता ने, एक छोटे से नेता ने लोगों के कंट्रीब्यूशन के साथ एक सड़क का निर्माण करवा दिया। उसमें सिस्टम को उन्होंने लाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, बल्कि जो अपना फंड बचा था, उससे उन्होंने वो काम कराया। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव सेंस शुरू भी हुआ और ये भी डेवलप होगा कि काम ऐसे भी कराए जा सकते हैं और नेता ऐसे भी हो सकते हैं। तो वो आपके विचारों को एक अलग तरीके की दिशा दे सकते हैं। एक जहाँ आप हमेशा ये सोचें और आपके दिमाग में ये बात रहे कि यहाँ तो सब कुछ नेगेटिव है। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, जो एक आम कॉमन बात है। जब आप ये पढ़ते और सुनते हैं कि यहाँ इस लेवल का करप्शन हो चुका है या इस तरीके की खबरें, इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर के हालात हो गए हैं, तो आप हमेशा आपके मुँह से ये निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, करप्शन ही करप्शन है और सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। बहुत सी पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उसमें दिक्कत सिर्फ़ इतनी आती है कि जहाँ हमारे को वो जो चूज़ एंड पिक करने वाली मेंटालिटी होती है, जब दिखाने वाले और बताने वाले को समझ में आता है कि देखने और सुनने वाला व्यक्ति यही चाहता है, तो वो फिर उसी दिशा की तरफ ले जाता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ज़िम्मेदारी ख़ास तौर से हमारी बनती है, हमारी मतलब मीडिया संस्थानों की बनती है कि हम लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट करते हैं। तो ऐसा पॉजिटिव नैरेटिव जाना चाहिए जिससे लोगों के बीच में, समाज में एकजुटता बनी रहे। हम पॉजिटिव दिशा में सोचते रहें। हमें ये एहसास होता रहे कि हम एक अच्छे देश में हैं। ऐसा नहीं कि भारत कोई बहुत ख़राब स्थिति में है। करप्शन के मामले में ठीक है, इंडेक्स में हम नीचे आए हैं, 154 पे पहुँचे हैं, पर हमसे भी नीचे बहुत सारे देश हैं। तो अगर हम ये एहसास कराएँगे तो हो सकता है 2 लोग ये सोच कर के ईमानदारी की तरफ आगे बढ़ें कि अच्छा इतने हैं, हो सकता है थोड़ी और ईमानदारी दिखाएँ तो थोड़ा और ऊपर चले जाएँ।
तो इस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो बेहतर होगा, और इस दिशा में सुबह की अखबारों की खबरें हों या टीवी की खबरें होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। पर मैं फिर कहूँगा कि होनी चाहिए और होंगी, इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। बिल्कुल। जैसे हम लोग जब खबर देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि न्यूज़ वाले बहुत बढ़ा-चढ़ा के चीज़ों को दिखाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है कि मतलब लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन लोग सच देखना चाहते हैं। और जैसे कि हमारी बात हो रही है कि ये मीडिया वालों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सच्चाई दिखाएँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि एक तरह से हम लोग कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? इस सवाल उठता है, लोग क्या देखना चाहते हैं? इस देश में आप अभी सड़क पर चले जाइए और किसी पुल में पीछे-नीचे ऐसे झुक कर देखना शुरू कर दीजिए। पहले 1 आदमी की गाड़ी रुकेगी, फिर 2 की रुकेगी, 3 की रुकेगी और वहाँ भीड़ लग जाएगी और लोग उसी को देखना शुरू कर देंगे। वहाँ कुछ है या नहीं, ये पता ही नहीं चलता। तो सवाल ये उठता है कि लोग देखना क्या चाहते हैं? अ, ज़िम्मेदारी तो मीडिया की बनती है, निश्चित तौर पर बनती है, लेकिन फिर वही है कि अगर आप देखना ही वो चाह रहे हैं जो मन में कौतूहल पैदा करे, जो आपके को उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दे जो जिसको कह सकते हैं, हमारे ख़ास तौर से टीआरपी और मसाला जैसे शब्दों का टीवी में इस्तेमाल किया जाता है और लोग करते हैं, हम पर आरोप भी लगाते हैं। लेकिन दिक्कत और परेशानी ये है कि अगर आप उस तरीके की खबरों को नहीं दिखाएँगे, तो फिर लोग देखेंगे नहीं, और नहीं देखेंगे तो ये एक बिज़नेस मॉडल है, फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, कैसे चलेगा? कोई अखबार चलाना या कोई टीवी का चैनल चलाना आज के वक्त में आसान काम नहीं है। किसी चैनल में या अखबार में हज़ारों लोग काम कर रहे होते हैं, उनके परिवार आपसे जुड़े हुए होते हैं, उनकी रोज़ी-रोटी उसमें होती है, और उस वक्त में अगर आप ये सोच के करें कि इसमें नंबर आएँगे या नहीं आएँगे, अखबार में इसको लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम तो यही दिखाएँगे, तो थोड़ा-सा संकट हो जाता है। ये बात सच है कि लोग कुछ खबरों को बढ़ा-चढ़ा करके दिखाते हैं, और उसकी भी मजबूरी उनकी मैं मान लेता हूँ, कुछ की हो सकता है मजबूरी ना हो, कुछ की आदत में शामिल हो। लेकिन कुछ की मजबूरी ये हो जाती है कि जिनकी आदत में शामिल हो जाता है, फिर उनके पास रेटिंग्स जारी होती है, उनके अखबार ज़्यादा चल रहे होते हैं। जैसे पंजाब केसरी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन खैर कुछ अखबार इस तरीके से या कुछ टीवी चैनल्स इस तरीके से करते हैं, जिसके बाद में फिर उसके उसके जवाब में भी कह सकते हैं, उसकी मजबूरी में भी कह सकते हैं कि बाकी लोगों को कुछ करना पड़ता है। लेकिन सही बात तो ये है कि पत्रकारिता करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सैद्धांतिक और सिद्धांत तो खैर मैं नहीं बात करूँगा आज के वक़्त में, थोड़ी ये किताबी बातें रहेंगी। ऐसा ना हो कि इसका इम्पैक्ट समाज पे नेगेटिव पड़े, ऐसा ना हो कि उसके वजह से समाज में कटुता पैदा हो, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से लोग एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएँ। अगर आप इतना भी ध्यान रख लें, तो भी बहुत है। जी। अभी जैसे 24/7 आप खबरों के साथ घिरे रहते हैं, तो कहीं न कहीं एक मेंटल स्ट्रेस रहता है। जैसे आपने कहा कि हर टाइम ये रहता है कि हमारा चांस सबसे आगे हो, सबसे आगे हो। तो ऐसे में ऐसे स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करते हैं? इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है, हमेशा खोजते रहते हैं कोई ऐसी खबर मिले जिससे आगे रहे। तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने का वही वो एक तरीका और कोई तरीका नहीं है। सारे जर्नलिस्टों का यही तरीका रहता है कि आप एक खबर कर ली, अब दूसरी बड़ी खबर ढूँढनी है ताकि दूसरे चैनल से आगे। और जब आप फिर घर जाते हैं तब भी वही रहता होगा दिमाग में कि खबर पे क्या जा रहा है? क्या कल मेरे चैनल पे जाना चाहिए? पूरा टाइम सिर्फ़ खबर, खबर, खबर कितनी चीज़ों के साथ आप लोग टैकल करते होंगे फिर, प्रोफ़ेशन भी और पर्सनल लाइफ़ को भी। सुकून तो फिर है ही नहीं इसमें। देखिए, मैंने तभी आपसे कहा कि मैं जब यहाँ आया तो मुझे जो एहसास हुआ, वो इसी वजह से हुआ। जब आप चौबीसों घंटे चाहे घर हो, चाहे ऑफ़िस हो, एक ही दिशा में सोच रहे होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप जर्नलिज़्म में आते हैं तो जर्नलिज़्म नौकरी नहीं है, वो मिशन नहीं है। बहुत सारे लोग इस फ़ील्ड में नौकरी भी करते हैं और बहुत लोग मिशन की तरह भी चलते हैं। आप मिशन की तरह रहेंगे तो अपनी एक अलग आइडेंटिटी, एक पहचान बना पाएँगे। नौकरी की तरह तो इस देश में करोड़ों लोग नौकरी कर ही रहे हैं। और जब आप मिशन मोड पे जाते हैं तो फिर उसमें टाइमिंग्स कहीं मायने नहीं रखती। हाँ, इसका असर आपके परिवार पे ज़रूर पड़ेगा, जिन्हें आपको वक़्त देना चाहिए, आप वक़्त नहीं दे पाते। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से मेरे साथी हैं, मेरे खुद में, मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, ये लोग अब इस बात को महसूस करते और समझ चुके हैं कि आपके जीवन में ये चीज़
उस स्तर पे है जिसमें आप अगर इग्नोर करते हैं या हटते हैं तो फिर दिक्कत होगी, और ये पार्ट ऑफ द लाइफ। तो फिर वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उस तरीके से काम भी शुरू करते हैं। वैसे ही जैसे आर्मी में काम करने वाले लोगों की फैमिली है, या फिर पुलिस में काम करने वाले लोगों की फैमिली, जो रात को 2 बजे भी उठ के जा सकते हैं और 4 बजे भी सुबह-सुबह उनको जाना पड़ता है ऑफ़िस कि अच्छा ऐसा हो गया अब जाना है अब। तो ये तो कहना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, सुकून और शांति जैसे शब्द। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो जाते हैं कि आज हमने दूसरे वाले चैनल से 5 खबरें ज़्यादा ब्रेक कर दी। जी, अभी वापस मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि जैसे एज़ अ जर्नलिस्ट आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे समझते हैं? आपकी आपकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी क्या है? देखिए 2 पक्ष हैं, एक तो स्पिरिचुअलिटी को हम अपने धर्म से जोड़ कर के देखते हैं, और बहुत स्वाभाविक है। मैं शुरू से मेरे परिवार में धार्मिक आयोजन होते रहे, हम लोग धर्म से ऊपर जुड़े रहे हैं, नींव करौरी बाबा से जुड़े रहे हैं, तो एक एक अलग तरीके की हम लोगों के उसमें वो रही है। और जब आप व्यावहारिक तौर पर आते हैं तो मैं जिस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ उसमें स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि मैं समाज के लिए कुछ सकारात्मक सोच के साथ में चीज़ों को लेकर आता हूँ। जैसे अध्यात्म में, सनातन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी एक्चुअल मकसद तो उसका यही है कि समाज में पॉजिटिविटी लाना और जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाना। वैसे ही इस क्षेत्र में जब हम आते हैं तो वहाँ भी यही मोटिव रखते हैं, और इसी मोटो के साथ चलते हैं कि समाज में एक पॉजिटिविटी लाना और सबका जीवन सही दिशा में सही तरीके से बढ़े, उसको लेकर आना। तो कोशिश मेरी रहती है कि इन दोनों को बैलेंस करते हुए जो मैं घर पर अपने धर्म के हिसाब से खुद के लिए, परिवार के लिए महसूस कर रहा हूँ, जब मैं वो अपने प्रोफेशन में आऊँ तो वो अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए करता हूँ। तो दोनों को मिलाकर के मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का मायने ना हर किसी को इसी तरीके से सोचना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ धर्म नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन भी एक आपका धर्म है, और उसमें जो आपके कर्तव्य है उसको भी उसी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके। हर किसी के मायने, हर किसी की परिभाषा स्पिरिचुअलिटी की अलग-अलग है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक सफल पत्रकार कैसे बना जा सकता है या फिर उसके अंदर क्या-क्या वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए? और पत्रकारिता में और क्या-क्या चेंजेस अभी होने चाहिए पॉजिटिव सेंस में? सफल पत्रकार कैसा होना चाहिए तो आप किसी सफल पत्रकार से पूछिएगा। क्यों? आप इतने अच्छे पत्रकार हैं। कहते हुए मुझे लगता है कि सफलता और असफलता के पैमाने बहुत अलग हैं। आज मैं वो कोई अच्छी खबर करता हूँ तो मैं खुद को मानता हूँ कि आज अच्छा है, कल कोई खराब हो जाती है तो लगता है कि असफल है। तो हमारी सफलताएं और असफलताएं हर घंटे में बदलती हैं। बिल्कुल। एक खबर हमें सफल बनाती है और दूसरी अचानक असफल कर देती है। लेकिन ये है कि मूल चरित्र जो इस पेशे का है, इस प्रोफेशन का है, अगर हम उसको थोड़ा सा फॉलो करते रहें तो उसमें ज़रूर थोड़ी सफलता हम लोगों को आंतरिक तौर पर मिल सकती है। हमें अंदर से महसूस हो सकती है कि हमें अच्छा कम से कम इतनी सफलता तो मिली। और उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ कि हमें सोचना होगा कि हम क्या दिखा रहे, क्या बता रहे, लोगों के फायदे की कितनी बात कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से ऐसा तो नहीं लड़ा रहे, या लोगों के बीच में बहुत द्वेष की स्थिति तो पैदा नहीं कर रहे। अगर ये चीज़ें हम थोड़ा सा ध्यान रखते चलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन लेकिन ये भी हकीकत है कि आज के वक्त में इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब जो हालात बन गए हैं, और इस हालात में अगर आप उन खबरों को नहीं दिखाते हैं तो लोग कहते हैं आप दिखाते नहीं हैं, दिखाते हैं तो फिर कहते हैं क्यों दिखाते हैं। तो ये एक जर्नलिस्ट के तौर पर, खास तौर से किसी चैनल के एडिटर होने के तौर पे, तो बड़ा धर्म संकट होता है कि आप किसको दिखाएं और किसको ना दिखाएं। आपकी लाइफ में सबसे चैलेंजिंग टाइम कौन-सा था? जब जैसे होता है ना कि एक रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करता है, तो वहाँ मना होता है कि नहीं जाना है लेकिन अपनी जान जोखिम करके वो वहाँ जाता है रिपोर्टिंग करने। आपकी लाइफ में ऐसा कोई 3-4 बार ऐसा हुआ जब मुझे मैं सुनना चाहूँगी कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस? 2016 में मैं, वैसे उससे पहले केदारनाथ में हुआ था। जब केदारनाथ में हादसा हुआ था 13 में, तब मैं गया था और वहाँ मैं फँस गया था रात। हम लोगों को लगा कि अब हम वहाँ से निकल नहीं पाएँगे, और अफ़सोस की बात ये है कि जिस आईटीबीपी के लोगों ने हमको वहाँ बचाया और उन लोगों ने हमको सेफ पहुँचाया, हमें पहुँचाने के बाद जब लास्ट सॉर्टी पे वो वापस लौट रहे थे, वो पूरा उनका चॉपर है क्रैश कर गया और सारे लोगों का वो शहीद हो गए। 16 लोग थे उस
हेलीकॉप्टर में। लेकिन जो मेरे जीवन की सबसे जहाँ मुझे लगता था कि बस अब ख़त्म हो गया, वो श्रीलंका में मैं राम सेतु कवर करने गया था। अच्छा। और वो जगह थी जहाँ नासा ने पूरा उस जगह को दिखाया हुआ है अपने मैप में कि ये राम सेतु। तो मैं श्रीलंका की तरफ से गया था। कौन सी ईयर की बात है ये? ये 2016 की बात, 2016 की। श्रीलंका में 2007 में भी गया था। तब जाकर के मैंने वहाँ जितने भी रामायण से जुड़ी जगह हैं, उनको दिखाया था। अच्छा। वहाँ पर अशोक वाटिका है, तमाम ऐसी जगह हैं जो कोई सोच नहीं सकता था कि ये श्रीलंका में। उसी की दूसरी श्रृंखला में मैं जब मैं 2016 में गया तो जैसे हमारे यहाँ रामेश्वरम है, वैसे ही श्रीलंका में केतुश्वरम, ये राहु केतु में जो केतु है उनका मंदिर वहाँ पर है। और कहते हैं कि भगवान राम जब वहाँ पर उतरे थे तो उतरकर उन्होंने वहाँ पहले पूजा की, उसके बाद फिर वो लंका में आगे बढ़े। तो हम लोग उसी मंदिर से समुद्र में दाखिल हुए और मेरे साथ में मेरे एक सहयोगी थे, वो अशोक कैन थे, काफ़ी काम किया उन्होंने वहाँ पर। और एक और बॉब थे, लोकल थे वहाँ के गाइड। 3 मछुआरे थे, एक बोट थी, हम और मेरा कैमरामैन था। हम लोग चले। बेसिकली उस राम सेतु पे 7 टापू हैं अलग-अलग, और वो ऐसी स्थिति है कि आप उसमें से कुछ जगह तो पैदल चल के समुद्र के बीच में जा सकते हैं। अच्छा। और 2 तो हमने क्रॉस कर लिए थे, तीसरा क्रॉस किया, उसके बाद बोट में बैठे, बोट मुश्किल से 500 मीटर अंदर गई होगी और बंद हो गई। और जो मछुआरे थे उनकी बोट में बेसिकली एक यामा नाम की, आपको देखा होगा, वो बाइक होती है, उसका इंजन लगा हुआ था उसके पास में। उसने उसको इंजन को थोड़ा-सा टेढ़ा किया कि उसका पानी जो है उसको, उसका जो डीज़ल है वो पाइप तरी इंजन तक चला। और उसने जैसे ही किया, उसको इसका आइडिया नहीं था, वो पूरा डीज़ल बोट में आ गया। जैसे ही उसने उसको खींचा तो स्पार्क हुआ और आग लग गई बोट। और जैसे ही आग लगी तो उसका जो मेन था वो तो एकदम से उसने जंप किया और निकल गया। और बोट ऐसी जगह पर, उसमें एक्सप्लोजन की मतलब 101% चांसेस थे कि ये होगी और ख़त्म हो जाएगी। और इस बीच में मेरे को कुछ सूझा नहीं, तो मेरे पैर तक यहाँ तक आग आ गई थी। तो मेरे साथ में अशोक जो थे, मैंने उनका कंधा पकड़ने की कोशिश की और वो भी बेचारे थोड़ा ऐसे हुए और मैं सीधे समुद्र में अंदर ओह माय गॉड! गया हूँ और ऊपर आया हूँ। आते ही मैंने अपनी बोट पकड़ी और मुझे लगता है 2-3 मिनट का वो टाइम था जिसमें मुझे लगा कि अब तो सब खत्म है। और वो दूसरा लड़का जो था उसने थोड़ी अकलमंदी की, उसने उसी वक्त जो केन थी उसको निकाला और उसको अलग किया। तो जो उसमें एक्सप्लोजन हो सकता था वो तो खैर खतरा ख़त्म हुआ। फिर जो दूसरा जो भागा था, तब उसको समझ में आया कि अब ये नहीं होगा, विस्फोट नहीं होगा, तब वो आया, फिर उसने आकर के आग वाग बुझाई, फिर मुझे ऊपर चढ़ाया, तब जाके उसे। तो ऐसे कई हादसे हुए, कई बार नक्सलियों के बीच में फंस गए, कई बार कश्मीर में जाके फंसे। कश्मीर का तो ख़ैर हैरी पॉटर के साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस जुड़ा ही होता है। जी, चलते-चलते मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, अगर आप हमारे दर्शकों को, जो युवा पीढ़ी है, वो अगर पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो इसको नौकरी की तरह मत देखिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ मिशन है। अगर मिशन की तरह सोच के आना चाहते हैं तब तो आइए, नौकरी की तरह सोच के आना चाहते हैं तो बिल्कुल मत आइए। इससे बहुत अच्छी-अच्छी नौकरियाँ, एमएनसी में बहुत अच्छी नौकरी है, 10 से 5 की बहुत अच्छी नौकरी है, इससे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली नौकरी है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। इसमें मिशन की तरह आना चाहिए। और दूसरा, आना है तो उससे पहले पढ़ने-लिखने की जो अपनी क्षमताएँ हैं, उसको ज़रूर विकसित करके आना चाहिए। अगर आपने पढ़ना-लिखना नहीं सीखा और पढ़ा-लिखाई नहीं की, पढ़ाई-लिखाई, तो फिर इस फील्ड में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। और तीसरा, ये सोच के आना चाहिए कि 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम 50% से ऊपर तो ईमानदारी के साथ में काम करें। पर ये बहुत कम होता है, पत्रकारिता में ईमानदारी के साथ चीज़ें करना और चलना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप हर खबर में प्रतिशत तो कुछ ना कुछ होती है चीज़ों की, लेकिन उसके बावजूद मैं 20% लोगों को तो अभी भी मानूँगा जो खबर को खबर की तरह नहीं देखते। वो ये सोचते हैं कि इसको, उसमें अपना नाम ढूँढते हैं, उस खबर को बढ़ाने और चढ़ाने में ढूँढते हैं। लेकिन आज भी 80% लोग हैं न्यूज़रूम में मेरे साथ जो चर्चा करते हैं और वो बात
सकता है कि उसका इम्पैक्ट हो सकता है, और हम लोग कहते हैं कि नहीं, इसका बस कुछ लाइन पे नहीं लेना है, इसका ऐसा इम्पैक्ट है। और मुझे यकीन है मेरे न्यूज़ रूम में नहीं, अधिकतर चैनल के न्यूज़ रूम में चर्चाएं हुई। राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी आपने पत्रकारिता के बारे में हमारे दर्शकों को दी और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक। तो ये थे हमारे साथ राहुल सिन्हा, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता और आध्यात्मिकता के विषय पर हमारे सामने अपने विचार रखे। अगली बार मैं फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, ओम शांति।